आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो एक फिल्म जंगल में अपहरण एलिजाबेथ की बहादुरी के सारांश पर आधारित है। ये कहानी है 20 साल की एलिजाबेथ की, जिसे उसके घर के पास वाले जंगल से अगवा कर लिया जाता है। हमारे पास इस फिल्म की कहानी का पूरा ब्यौरा है। आज हम क्या कहते हैं, इस कहानी की जरूरी पहलुओं को समझेंगे, मतलब अपहरण के पीछे की दिमागी चालें, एलिजाबेथ का संघर्ष और आखिर में उसका बच निकलना। चलिए इस हैरान करने वाली कहानी की परतें खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एलिजाबेथ की रोजमर्रा की जिंदगी से। कॉलेज से लौटते हुए उसकी सहेलियां कार से निकल जाती हैं और वो अकेली रह जाती है। तभी जंगल से पुलिस की वर्दी में एक आदमी निकलता है, विंसन, और उसे रोकता है। यहीं से सब कुछ बदल जाता है ना? बिल्कुल। और यहीं से अपहरणकर्ता की पहली चाल शुरू होती है, मनोवैज्ञानिक दबाव। सोचिए, एक पुलिस वाला आपको रोक रहा है, ड्रग्स उगाने का झूठा इल्जाम लगा रहा है, हथकड़ी पहना रहा है। ये सब शिकार को शुरू से ही भ्रमित और डरा देने के लिए है। फिर वो एलिजाबेथ के छोटे भाई का जिक्र करके उसे वो भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करता है ताकि वो सहयोग करने पर मजबूर हो जाए। ये सिर्फ डराना नहीं, दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश है। और ये तरीका काम कर जाता है। विंसन उसे जंगल में और अंदर ले जाता है, नदी पार करवाता है और फिर अपना असली चेहरा दिखाता है। वो कहता है कि वो पुलिस वाला नहीं है, उसने एलिजाबेथ को अगवा किया है क्योंकि वो उससे प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है। ये तो बहुत ही अजीब और डरावना पल होगा। हाँ बिल्कुल, ये विंसन की अस्थिर मानसिकता और क्या कहते हैं, सच से कटे होने का साफ संकेत है। प्यार का दावा करना जबकि असलियत में वो जबरदस्ती और नियंत्रण कर रहा है। ये विरोधाभास उसके व्यक्तित्व की कुंजी है। वो असलियत को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ रहा है। उसके अजीब निजी सवाल जैसे बॉयफ्रेंड के बारे में पूछना उसकी असुरक्षा और स्थिति पर पूरी तरह हावी होने की इच्छा दिखाते हैं। इसके बाद वो उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। एक गुप्त भूमिगत बंकर। कमाल की बात यह है कि इसका दरवाजा सूखी पत्तियों से ढका है और ऊपर से किसी को नजर भी नहीं आता। हाँ वही, अंदर छोटी सी अंधेरी जगह, एक बिस्तर, और वहां विंसन एलिजाबेथ को जंजीर से बांध देता है। ये बंकर अपने आप में कितना प्रतीकात्मक लगता है ना? हाँ बिल्कुल, ये बंकर विंसन के दिमाग जैसा ही है, बाहरी दुनिया से कटा हुआ, छिपा हुआ और पूरी तरह उसके नियंत्रण में। उसका मकसद एलिजाबेथ को समाज से, उसके अपने जीवन से पूरी तरह काट देना है। फिर वो धमकियों का इस्तेमाल करता है, गले में बॉम्ब वाली बेल्ट का डर, भागने पर भाई को मारने की धमकी। ये सब तरीके हैं एलिजाबेथ की हिम्मत तोड़ने और उसे पूरी तरह अपने वश में करने के। ये सिर्फ शारीरिक कैद नहीं, ये मानसिक कैद भी है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ के घर वाले परेशान हैं। बेटी घर नहीं लौटी। वो दोस्तों से पूछते हैं, जंगल में ढूंढते हैं, फिर पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन शुरू में पुलिस का रवैया थोड़ा ढीला होता है। उन्हें लगता है शायद किसी दोस्त के यहाँ रुक गई होगी या किसी लड़के के साथ चली गई होगी। ये रवैया क्या आम है ऐसे मामलों में? दुर्भाग्य से हाँ, अक्सर ऐसा होता है। खासकर जब युवा वयस्क लापता होते हैं तो कई बार शुरुआती धारणा यही होती है कि वे अपनी मर्जी से कहीं गए होंगे। यह धारणा जांच में कीमती वक्त बर्बाद कर सकती है, जैसा यहाँ भी होता दिख रहा है। परिवार की घबराहट और सिस्टम की धीमी प्रतिक्रिया के बीच का ये फासला बहुत तनावपूर्ण होता है। अगले दिन जब एलिजाबेथ फिर नहीं मिलती, तब पुलिस हरकत में आती है। कॉलेज जाकर सहेलियों से पता चलता है कि उसे सड़क पर अकेला छोड़ा गया था। फिर पुलिस और परिवार वाले मिलकर जंगल छानते हैं, हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल होता है। लेकिन वो बंकर इतनी चालाकी से छुपा था कि कुछ हाथ नहीं लगता। जंगल में ऐसी छुपी हुई जगह ढूंढना कितना मुश्किल होता होगा। बहुत ज्यादा। घना जंगल, ऊबड़ खाबड़ जमीन, और अगर कोई चीज जमीन के नीचे है जैसे ये बंकर, तो उसे ऊपर से देखना लगभग नामुमकिन है। थर्मल इमेजिंग भी शायद पत्तियों और मिट्टी के कारण ठीक से काम ना करे। ये बचाव अभियानों की सीमाओं को भी दिखाता है। तकनीक हमेशा कोई जादू की छड़ी नहीं होती। सही कहा। अब वापस बंकर के अंदर चलते हैं। विंसन ने वहां जरूरत की चीजें रखी हैं, टीवी, टॉयलेट, स्टोव, खाने का सामान। वो एलिजाबेथ को नूडल्स देता है, लेकिन जब वो मना करती है तो धमकाता है। ये कैसा बर्ताव है? एक तरफ जरूरत पूरी करना, दूसरी तरफ धमकाना। ये नियंत्रण स्थापित करने की एक जानी पहचानी रणनीति है। जरूरतें पूरी करके वो खुद को दाता दिखाता है, लेकिन धमकी देकर वो याद दिलाता है कि असली मालिक वही है। इससे पीड़ित कंफ्यूज रहता है कि क्या वो ख्याल रख रहा है या सिर्फ कैद कर रहा है। इसी कंफ्यूजन से अपहरणकर्ता का नियंत्रण मजबूत होता है। अच्छा, और जब हेलीकॉप्टर की आवाज आती है
तो वो खुद को और एलिजाबेथ को एल्यूमिनियम फॉइल से ढक लेता है। ये तो कमाल की तैयारी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो थर्मल डिटेक्शन से बचना चाहता था। हेलीकॉप्टर या ड्रोन में लगे थर्मल कैमरे शरीर की गर्मी पकड़ सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल उस गर्मी को छुपा सकता है। ये दिखाता है कि विंसन ने इस अपहरण की योजना काफी सोच समझकर बनाई थी, जिसमें पकड़े जाने से बचने के तरीके भी शामिल थे। फिर वो एलिजाबेथ को अपनी झूठी कहानी सुनाता है कि कैसे उसकी पत्नी ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया, वो पुलिस से भागा हुआ है और अब उसे एलिजाबेथ से प्यार हो गया है। इस कहानी का क्या मकसद हो सकता है? इसके कई मकसद हो सकते हैं। एक, खुद को पीड़ित दिखाना ताकि एलिजाबेथ शायद उससे हमदर्दी रखें। 2, अपने किए अपराधों को सही ठहराना, खुद को समझाना कि वो बुरा आदमी नहीं है। ये उसकी अपनी असुरक्षाओं या शायद अतीत के किसी असली या काल्पनिक घाव को भी दिखाता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इसी पल एलिजाबेथ ये समझ जाती है कि इस आदमी के दिमाग को समझना ही उसके बचने का रास्ता हो सकता है। वो ध्यान से सुनने लगती है। हाँ, और वो सिर्फ सुनती नहीं बल्कि कोशिश भी शुरू कर देती है। एक रात जब विंसेंट सो रहा होता है, वो उसकी नकली बंदूक तक पहुंचने की कोशिश करती है। हमें पता है ये बंदूक जानलेवा नहीं पर घायल कर सकती है, लेकिन गले में बंधी जंजीरों से रोक लेती है। या उसकी हिम्मत और बेबसी दोनों एक साथ दिखती हैं। जंजीर वो भौतिक बाधा है जिसे तोड़ना मुश्किल है, लेकिन उसका प्रयास दिखाता है कि उसने हार नहीं मानी है। तभी विंसेंट जाग जाता है। एलिजाबेथ फौरन बहाना बनाती है कि उसे बाथरूम जाना था, लेकिन अब वो अपनी रणनीति बदल देती है। ये बहुत बड़ा कदम है। वो विंसेंट का हाथ पकड़कर कहती है, मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो रहा है। ये तो बहुत जोखिम भरा दाव है। बेहद जोखिम भरा। अपनी जान बचाने के लिए प्यार का नाटक करना, अपहरणकर्ता के और करीब जाना, ये दिखाता है कि एलिजाबेथ अब सिर्फ डरी हुई शिकार नहीं है। वो स्थिति का विश्लेषण कर रही है और दिमागी लड़ाई लड़ने का फैसला कर चुकी है। वो विंसेंट की कमजोरी शायद उसके अकेलेपन या स्वीकार्यता की चाहत को समझ रही है। और कमाल है, ये चाल काम कर जाती है। विंसेंट धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगता है। उसे लगने लगता है कि एलिजाबेथ सच में उसके साथ रहना चाहती है। इसी भरोसे में वो उसके गले से जंजीर खोल देता है और उसे वो नकली बंदूक चलाना भी सिखाता है। ये तो विडंबना है। हाँ, ये विंसेंट के अपने भ्रम को दिखाता है। उसे शायद सिर्फ नियंत्रण नहीं बल्कि किसी तरह का भावनात्मक जुड़ाव भी चाहिए, भले ही वो जबरदस्ती का हो। एलिजाबेथ इसी मनोवैज्ञानिक जरूरत का फायदा उठा रही है। वो शिकारी के हथियार को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। फिर एक रात विंसेंट उसे हथकड़ी पहनाकर बंकर से बाहर ले जाता है, पास खड़ी एक पुरानी कार तक जहां खाने का सामान रखा था। तभी फिर हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और वे वापस बंकर की ओर भागते हैं। लेकिन भागते हुए एलिजाबेथ जानबूझकर अपना एक जूता वहीं कार के पास गिरा देती है। ये कितनी होशियारी की बात है। बिल्कुल, ये उसकी सतर्कता और लगातार मौके की तलाश में रहने का सबूत है। वो शारीरिक रूप से भले ही कैद हो, लेकिन उसका दिमाग लगातार बचने के रास्ते खोज रहा है। एक छोटा सा जूता भी पुलिस के लिए बड़ा सुराग बन सकता है। हाँ, बंकर में वापस आकर उसे विंसेंट का मोबाइल फोन मिलता है। अगली सुबह जब विंसेंट सो रहा होता है, वो चुपके से फोन उठाती है और अपनी माँ को मैसेज लिखती है, बंकर के बारे में, जंगल की लोकेशन के बारे में, विंसेंट के पागलपन के बारे में। लेकिन नेटवर्क नहीं मिलता। वो दरवाजा थोड़ा खोलकर सिग्नल पकड़ने की कोशिश करती है पर बेकार। निराश होकर वो मैसेज डिलीट कर देती है। ये कितना दिल तोड़ने वाला पल होगा। तकनीक पर उम्मीद टिकाना और फिर उसका साथ ना देना, ये बहुत बड़ी निराशा है। मैसेज डिलीट करना शायद पकड़े जाने के डर से उठाया गया एक जरूरी कदम था, लेकिन इसने उसकी उम्मीद भी तोड़ दी होगी। इसके बाद उसकी नजर फिर बंदूक पर पड़ती है। वो उसे उठाकर विंसेंट पर तान देती है। वो ट्रिगर दबाती है, लेकिन बंदूक जाम हो जाती है। इस पॉइंट पर तो कोई भी हिम्मत हार जाए। बिल्कुल, ये शायद कहानी का सबसे निराशाजनक मोड़ है एलिजाबेथ के लिए। एक के बाद एक कोशिशें नाकाम हो रही हैं। ऐसा लगना स्वाभाविक है कि शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन यहीं पर कहानी एक अविश्वसनीय मोड़ लेती है। 8वां दिन, पुलिस लगभग उम्मीद खो चुकी है, तलाश बंद करने की सोच रही है। तभी चमत्कार की तरह एलिजाबेथ का वो डिलीट किया हुआ मैसेज उसकी माँ के फोन पर पहुंच जाता है। ये कैसे हुआ? मतलब ये शायद किस्मत का खेल है या कोई तकनीकी गड़बड़ी या नेटवर्क में देरी। वजह जो भी हो, ये कि अप्रत्याशित घटना है जिसने सब कुछ बदल दिया। कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता, लेकिन वो निर्णायक साबित होती हैं।
मैसेज में सब कुछ था, बंकर, जंगल, विंसन। लेकिन सबसे जरूरी बात जो पुलिस को यकीन दिलाती है वो क्या थी? वो थी मैसेज के अंत में लिखा नाम लिसा। ये एलिजाबेथ का निकनेम था जो सिर्फ परिवार वाले जानते थे। यही छोटी सी निजी डिटेल उस मैसेज को विश्वसनीय बनाती है। अगर सिर्फ एलिजाबेथ लिखा होता तो शायद पुलिस इसे किसी की शरारत समझकर नजरअंदाज कर देती। लेकिन लिसा ने साबित कर दिया कि मैसेज असली है। ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में छोटी छोटी बातें कितनी मायने रखती हैं। बिल्कुल। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है। मैसेज वाले फोन नंबर को ट्रैक किया जाता है। पता चलता है कि ये फोन 3 हफ्ते पहले विंसन की एक पुरानी दोस्त के नाम पर खरीदा गया था। अब पुलिस के हाथ एक मजबूत सुराग लग गया था। हाँ, यहाँ से जांच तेजी से आगे बढ़ती है। पुलिस कड़ियों को जोड़ना शुरू करती है, फोन नंबर से पुरानी दोस्त तक, पुरानी दोस्त से जंगल में खाना पहुंचाने की बात तक। पुलिस उस महिला तक पहुंचती है। वो बताती है कि हाँ, विंसन उसे मैसेज करता था और वो जंगल में एक तय जगह पर गाड़ी में खाना छोड़ आती थी, पर उसे नहीं पता था कि विंसन कहाँ है। वो पुलिस को वो जगह दिखाती है। इतना ही नहीं, पुलिस को उस महिला के घर के नीचे एक पुराना बंकर भी मिलता है जहां विंसन पहले छिपता था। ये एक और बड़ी कामयाबी। इससे पता चलता है कि विंसन का छिपने का ये तरीका पुराना है। अब पुलिस को विंसन के काम करने के पैटर्न का अंदाजा हो रहा है। और फिर जांच में सामने आता है कि विंसन पर पहले से ही अपहरण जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं और पुलिस उसे सालों से तलाश रही थी। अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। बिल्कुल। देखिए कैसे जांच आगे बढ़ी। मैसेज, फोन नंबर, पुरानी दोस्त, खाने की सप्लाई, पुराना बंकर, पिछला आपराधिक रिकॉर्ड, वर्तमान अपहरण का शक पुख्ता होना, ये पुलिस की मेथोडिकल कार्यप्रणाली को दिखाता है। सही है। अब शेरिफ यानी मुख्य पुलिस अधिकारी एक दिमागी चाल चलता है। वो जानता है कि विंसन खतरनाक है पर कायर भी है। इसीलिए वो ये सारी जानकारी मीडिया में लीक कर देता है कि पुलिस को अपहरणकर्ता का पता चल गया है, वो जंगल में एक बंकर में छिपा है और पुलिस उसके पीछे है। ये तो काफी जोखिम भरा कदम लगता है। जोखिम भरा तो है, क्योंकि इससे विंसन घबराकर एलिजाबेथ को नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन शेरिफ विंसन के व्यक्तित्व का आकलन कर रहा है, उसकी कायरता। उसे उम्मीद है कि पकड़े जाने की खबर सुनकर विंसन अपनी जान बचाने के लिए भागेगा। वो विंसन की प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल करके उसे मनोवैज्ञानिक रूप से घेरने की कोशिश कर रहा है। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है। और शेरिफ का अंदाजा सही निकलता है। टीवी पर खबर देखकर विंसन बुरी तरह घबरा जाता है और एलिजाबेथ पर चिल्लाता है, तुमने मैसेज क्यों किया? एलिजाबेथ यहाँ फिर से कमाल की शांति दिखाती है। वो कहती है, मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा, यकीन मानो, तुम फोन देख लो। क्योंकि मैसेज डिलीट हो चुका था, विंसन को कुछ नहीं मिलता। वो उसे यकीन दिलाती है ये पुलिस की चाल है तुम्हें पकड़ने की। एलिजाबेथ ने फिर से स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया है। वो विंसन के डर और भ्रम का इस्तेमाल अब अपने बचाव के लिए कर रही है। बहुत खूब। हाँ, और फिर वो अपना आखिरी दांव चलती है। वो विंसन से कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अगर पुलिस ने हमें साथ देखा तो तुम मारे जाओगे। बेहतर है तुम अभी भाग जाओ। जब सब शांत हो जाएगा तुम वापस आना, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर हम कहीं और जाकर साथ रहेंगे। क्या कमाल का अभिनय और दिमागी खेल है। ये एलिजाबेथ की मनोवैज्ञानिक जीत का शिखर है। बिल्कुल। उसने विंसन के प्यार के भ्रम, पकड़े जाने के डर और कायरता, इन सब को मिलाकर उसे भागने के लिए राजी कर लिया। हाँ। उसने अपने झूठे प्यार और वफादारी का इतना मजबूत यकीन दिलाया कि विंसन उसकी बात मान गया। उसने शिकारी के दिमाग को ही पलट दिया। अविश्वसनीय। विंसन उसकी बातों में आकर बंकर से भाग जाता है। उसके जाते ही एलिजाबेथ बंकर का दरवाजा खोलकर बाहर आती है, लेकिन वो बम वाली बेल्ट के डर से आगे नहीं बढ़ती। तभी उसे जंगल में पुलिस की आवाजें सुनाई देती हैं। वो उन्हें पुकारती है। आखिरकार 10 दिन की कैद के बाद बचाव का वो पल आ ही गया। पुलिस पहुंच जाती है। हाँ। और तब पता चलता है कि बम वाली बेल्ट भी झूठी थी, सिर्फ डराने का एक और तरीका। पुलिस एलिजाबेथ को सुरक्षित घर पहुंचाती है, जहां उसका परिवार से मिलना एक बहुत ही भावुक पल होता है। कहानी के चरम पर पहुंचकर ये राहत का क्षण है। डर, अनिश्चितता, संघर्ष के बाद आखिरकार सुरक्षा और अपने लोगों के बीच वापसी। कुछ दिनों बाद पुलिस विंसन को पकड़ लेती है और अदालत उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। एलिजाबेथ धीरे धीरे इस भयानक अनुभव के सदमे से उभरती है। उसकी हिम्मत और समझदारी एक मिसाल बन जाती है। बिल्कुल।
ये कहानी सिर्फ एलिजाबेथ के असाधारण साहस की नहीं है, बल्कि ये भी दिखाती है कि इंसान इतने भयानक सदमे से कैसे उभर सकता है। ये मानवीय लचीलेपन, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, और मानसिक ताकत का प्रमाण है। उसका ठीक होना भी उसकी जीत का हिस्सा है। तो ये थी जंगल में अपहरण, एलिजाबेथ की बहादुरी की कहानी की हमारी पड़ताल। हमने देखा कि कैसे एक शातिर दिमाग ने अपहरण की योजना बनाई, कैसे कैद में दिमागी जंग लड़ी गई, और कैसे हिम्मत, रणनीति और थोड़ी सी किस्मत ने मिलकर आजादी का रास्ता खोला। हाँ, और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। बेहद मुश्किल और डरावनी परिस्थितियों में इंसान की जीने की इच्छा और मानसिक ताकत कितनी मजबूत हो सकती है। खासतौर पर यह सोचना दिलचस्प है कि कैसे एलिजाबेथ ने विंसन के अपने ही बनाए भ्रम, उसकी असुरक्षाओं और डर को ही उसके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया। यह हमें इंसानी दिमाग की जटिलताओं और उसकी अप्रत्याशित गहराइयों के बारे में सोचने को कहता है।